एक दिन एक रोबोटिक्स लैब में पूरा कीड़ों का झुंड घुस आता है, वो भी बिल्कुल सुबह सुबह। पूरी लैब खाली कराई जाती है, पेस्ट कंट्रोल की टीम बुलाई जाती है। जब तक ये सब होता है ना, तब तक वो कीड़े पूरी लैब में अच्छी खासी गंदगी मचा चुके होते हैं। अब कैसे ना कैसे पूरे दिन की मेहनत के बाद फाइनली सभी कीड़े बाहर निकाल लिए जाते हैं। अब बीच रात में सबके जाने के बाद एक टर्न्ड ऑफ रोबोट अचानक से मैलफंक्शन करने लग जाता है। कारण उसके मेन प्रोसेसर में कीड़ा रह जाता है जो पूरी रात उसके प्रोसेसर में इधर उधर घूमता रहता है। अब सुबह जब वर्कर्स लौटते हैं और ये सब देखते हैं तो तुरंत किसी को बुलाकर उस कीड़े को बाहर निकलवा देते हैं। तो अब वो कीड़ा तो बाहर निकल जाता है, पर उसकी वजह से पूरी रात भर में उसने जो खराबी करी थी वो सही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से दोबारा वो रोबोट किसी के लिए किसी काम का नहीं रहता। अब ये जो पूरी कहानी है ना, ये ना उस कीड़े के बारे में है और ना ही उस रोबोट के बारे में। ये स्टोरी थी इंसानों के एक्सपीरियंसेस और उनकी वजह से होने वाले इंपैक्ट्स की। बचपन में घटती हजारों सिचुएशंस, हजारों लम्हे हमें कई एक्सपीरियंसेस दे जाते हैं और डीप डाउन हमें पता ही नहीं चलता कि उन सब का कितना बड़ा इंपैक्ट है हमारे ब्रेन पे, हमारी बॉडी पे और हमारी पूरी लाइफ में, और स्पेशली हमारे 20s में। जैसे किसी का बहुत ज्यादा शाय होना और किसी का बेवजह गुस्सा ही करते रहना, किसी का अपनी लाइफ को लेकर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ना ले पाना और किसी का छोटी छोटी चीजों पे परेशान होते रहना। कोई बस दूसरों से ना अच्छे रिलेशंस ही नहीं बना पा रहा और कोई हर वक्त दूसरों के बारे में ही सोचता जा रहा है। लोगों की ना ऐसी हजारों दिक्कतें हैं जो शायद कभी एग्जिस्ट भी ना करती अगर उनके पास्ट में एक कीड़ा उनके दिमाग में ना घुसा होता। वो कीड़ा जिसकी वजह से दुनिया में साइकोपैथ्स पैदा होते हैं और वो जो साइको क्रिमिनल्स को जन्म देता है। वो जिसकी वजह से आम लोगों को थेरेपिस्ट, कंसल्टेंट और साइकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है और वो कीड़ा जो आपके आज की हर कमजोरी की वजह बनता है। इस कीड़े का नाम है द चाइल्डहुड ट्रॉमा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हर 10 में से 6 लोग अपने बचपन में फिजिकल पनिशमेंट और वायलेंस का सामना करते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन में 70% लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी लाइफ में कभी ना कभी एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस झेलते हैं। और वहीं 19 से 90 साल के 17,000 लोगों पर हुई एक स्टडी ने बताया कि उनमें से 64% लोग ऐसे थे जो किसी ना किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे थे। लेकिन अब सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर लोगों को अपने ट्रॉमास के बारे में पता ही नहीं होता। इसलिए ये वीडियो मैं सिर्फ उनके लिए नहीं बना रहा जो किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। ये मैं हर उस इंसान के लिए बना रहा हूं जो अपने बीते कल की वजह से आज परेशान तो है, लेकिन उस बीते कल में असली परेशानी क्या थी उससे भी अनजान है। ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि द मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। मतलब जरूरी नहीं है कि हम सबके पास में बहुत मैसिव ट्रॉमास हों, पर हम सबकी लाइफ में ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जरूर बीते होते हैं जिन्हें हम तो भूल जाते हैं पर हमारा दिमाग याद रखता है। इसलिए आने वाले 10 से 15 मिनट में मैं उन 3 ट्रॉमास की बात करूंगा जो सबसे कॉमन है, कैसे ये ट्रॉमास हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। आप ये समझोगे कि आज आप जो भी हो उसमें आपके पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस का क्या रोल है। और ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ना हैंड ब्रेक की तरह होते हैं। हमारी गाड़ी का कितना भी पोटेंशियल हो, कितनी भी स्पीड हम पकड़ पाए, अगर हैंड ब्रेक लगी हुई है ना तो स्पीड पकड़ नहीं पाते। आज आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो हैंड ब्रेक्स कौन सी हैं जिन्होंने आपको रोका हुआ है, और इसी वीडियो में आप अपनी उन हैंड ब्रेक्स को रिलीज करोगे। आप वो ग्रोथ एक्सपीरियंस कर पाओगे जो आपने कभी सोची भी नहीं हुई, अपने करियर में, अपनी रिलेशंस में, अपनी खुशी में। एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, कैसे मैंने अपने पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और ट्रॉमास को आइडेंटिफाई किया, उनको रिलीज किया और कैसे उससे मेरी लाइफ बदली। 18 अगस्त 2025 हैदराबाद के एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार एक ट्वीट शेयर करते हैं एक 15 साल की लड़की के बारे में। इसमें वो जिस केस की बात करते हैं वो इतना वेट था कि इकोनॉमिक टाइम्स जैसे मैगजीन तक ने इसकी स्टोरी को कवर किया था। ये केस था रिया का, जो ट्वीट से जस्ट 1 महीने पहले तक हैदराबाद में रहने वाली एक होशियार और टैलेंटेड स्टूडेंट थी। लेकिन एक दिन वो अपने पेरेंट्स को अपनी एक प्रॉब्लम बताती है कि कुछ दिन से ना अचानक उसे अपने पैरों में वीकनेस और पेन फील हो रही है। अब ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम थी तो पेरेंट्स ने भी बहुत नॉर्मल से सोल्यूशन दिए, लेकिन कुछ टाइम में ही वो वीकनेस इतनी बढ़ने लगती है कि थोड़े दिन बाद
रिया को लंगड़ाते हुए स्कूल जाना पड़ता है। धीरे धीरे प्रॉब्लम और बढ़ती है और इतनी खराब हो जाती है कि 2 हफ्ते बाद रिया का उठकर चलना ही बंद हो जाता है और वो एक व्हील चेयर पे आ जाती है। तो अब यहाँ पे उसके पेरेंट्स ने सिचुएशन को बहुत सीरियसली लिया। फाइनली अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया, जिसने आते ही कई सारे टेस्ट करवाए। लेकिन जब रिजल्ट आए ना, तो बॉडी के सभी विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट सब नॉर्मल थे। अब यहाँ फैमिली डॉक्टर ने उन्हें एक न्यूरो सर्जन सजेस्ट किया, जिसके पास ले जाने पर उसने भी रिया के कई टेस्ट कराए, ब्रेन और स्पाइन की MRI स्कैन्स कराई, इवन नर्व कंडीशनिंग तक टेस्ट किया, पर इस सबके रिजल्ट भी नॉर्मल थे। अब इस पॉइंट पे ये केस आ जाता है डॉक्टर सुधीर के पास, जहां उनके पेरेंट्स बस एक कंसल्टेंट के तौर पे उनको मिलने आते हैं। पर रिया की सिचुएशन और कुछ क्लिनिकल टेस्ट के बाद सुधीर ने कहा कि वो रिया से अकेले में बात करना चाहते हैं। उससे अकेले में बात करने पे पता चला कि रिया एक फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रही है। रिया ने डॉक्टर को बताया कि पिछले काफी टाइम से उसके क्लासमेट्स उसका वेट और उसके स्पेक्स को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। वो कॉन्टिन्यूसली पूरा दिन उसको टारगेट करते हैं, बुली करते हैं, इवन इतना कि घर आकर भी वो इस चीज से डरती रहती है। बस टाइम के साथ साथ ये मेंटल बर्डन इतना बढ़ने लगा कि इसका इम्पैक्ट उसके मूड, परफॉर्मेंस से ज्यादा फिजिकल बॉडी पे पड़ना शुरू हो गया। हालांकि ये सिचुएशन को एनालाइज करके डॉक्टर ने रिया की साइकेट्रिक और साइकोथेरेपिस्ट हेल्प स्टार्ट कर दी और कुछ हफ्तों में रिया रिकवर भी कर गई। पर ये केस अपने आप में इस बात की एग्जाम्पल है कि कैसे सिर्फ फियरफुल मेंटल थॉट्स किसी को सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि शरीर से भी खराब कर देते हैं। और इसी को कहते हैं बुलिंग एंड शेमिंग ट्रॉमा। और ये सिर्फ रिया की नहीं बल्कि यूनेस्को की एक रिपोर्ट के हिसाब से 24 करोड़ स्टूडेंट्स की कहानी है, जो हर साल किसी ना किसी तरह की स्कूल बुली का सामना करते हैं। अब स्कूल बुली का मतलब जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा एक्सट्रीम इंसिडेंट ही हो, बल्कि कॉमन लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन अलग है। हम सभी अपनी लाइफ के स्टार्टिंग के लगभग 18 साल स्कूल में बिताते हैं, जहाँ के दोस्त, टीचर्स, पेरेंट्स, सराउंडिंग सिचुएशंस, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारे 20s का आज का वर्जन। और यही वो टाइम होता है जब हमारा जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है ना, मतलब जो लॉजिकल थिंकिंग करता है, वो अंडर डेवलपमेंट होता है। और जो हमारा एमिगडाला है, जो इमोशनल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो लगभग कंप्लीटली मैच्योर हो चुका होता है। तो अब क्योंकि उस टाइम पर हम लॉजिक की जगह इमोशन से दुनिया को देख रहे होते हैं, और यही रीजन बनता है कि क्यों इस पीरियड में घटती चीजें डायरेक्टली हमारे बिलीफ, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी सोशल स्किल्स और हमारी थिंकिंग पैटर्न्स पर इफेक्ट डालता है। किसी का स्कूल में हर बात पे मजाक उड़ाया जाता था, वो आज भी शाय बनकर जी रहा है। और वहीं जो दूसरों का मजाक उड़ाता था, वो आज भी हर जगह डोमिनेंसी दिखाता फिर रहा है। जिसके कुछ बोलने पे सब हंस देते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, वो आज भी लोगों के सामने बोलने से कतराता है। और वही जिसकी शक्ल का बाकी मजाक बनाया करते थे, वो आज भी अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर फील करता है। ऐसे हजारों किस्से पॉसिबल है जो आपके साथ भी घटे हो सकते हैं, जिन्होंने अनजाने में ही सही आपकी आज की पर्सनैलिटी को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट किया होगा। अब स्कूल की 4 दीवारों में जो मस्ती मजाक होता था, जो बेइज्जती होती थी, उसका इम्पैक्ट तो हमारे आज पे हो ही सकता है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है बाहर की सोसाइटी का। मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस भी बड़े होते हैं, और उसी के साथ चांसेस बढ़ते हैं सेकंड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के। 17 अगस्त 2025, सेम इसी साल रिया के केस से एक दिन पहले एक और खबर भी आती है। बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का एक स्टूडेंट शिवम दे, जो हजारों बच्चों की तरह अपने घर से दूर इंजीनियर बनने के लिए नोएडा आता है। 2022 में शारदा यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस से बीटेक स्टार्ट करता है। बाकी सब की तरह फर्स्ट ईयर सही निकलता है, लेकिन सेकंड ईयर आते आते एकेडमिक प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशन और हजारों बच्चों की भीड़ उस पर भारी पड़ने लगती है। सेमेस्टर पे सेमेस्टर बीतता है और टाइम के साथ साथ ये सब इतना बढ़ने लगता है कि 2 साल बाद 7 अगस्त 2025 को हॉस्टल में अकेले बैठे शिवम दुनिया को छोड़ने का डिसीजन लेता है, जिसको वो अपने एक नोट में उतारने लग जाता है। लेकिन फिर भी वो ये स्टेप नहीं ले पाता। कुछ दिन और बीतते हैं, वो दोबारा हिम्मत जुटाता है, चीजें सही करने की कोशिश करता है, पर अल्टीमेटली 15 अगस्त को वो हिम्मत भी टूट जाती है। शिवम के नोट में लिखा था, आई कांट टेक दिस स्ट्रेस, प्रेशर एनीमोर। आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट और मे बी नेवर वॉज फॉर दिस एजुकेशन सिस्टम। प्लस इसके साथ वो अपनी बची कुची कॉलेज की फीस पेरेंट्स को वापस करने को कहता है। इवन उसने ये भी लिखा था कि उसके खराब परफॉर्मेंस के चक्कर में बाकी सबने उसको यूजलेस का टैग तक दे दिया था और वो खुद को भी एक वेस्ट ही मानने लग गया था। लेकिन ये सब होते हुए भी उसने नोट में इस पूरे डिसीजन के लिए सिर्फ अपने आप को ही जिम्मेदार बताया। अब ये किस्सा कुछ नया नहीं है,
ये वही किस्सा है जो कई सालों से हम न्यूज की हेडलाइंस में सुनते हैं। After a student had by in a dental college. वही किस्से जो कई बार वेब सीरीज और कई सारी मूवीज ने हाईलाइट करे। हर साल इंडिया में लाखों लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, पर सरप्राइजिंगली इनमें से 35% 15 से 24 की एज में होती है। ना सिर्फ ये बल्कि हर दिन लगभग 28 स्टूडेंट्स अपनी जान दे देते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज हर घंटे में एक स्टूडेंट दुनिया छोड़ जाता है। लेकिन ये सब जो है ना, ये सिर्फ स्कूल और कॉलेज प्रेशर या फिर मैसिव कंपटीशन के चक्कर में नहीं हो रहा। इसका मेन और सबसे बड़ा रीजन होता है सोसाइटी एनकोडिंग। स्कूल से पास आउट होते होते हम सबके लिए लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना तो पैसा है ना परिवार है। इन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं नंबर्स, मार्क्स, परफॉर्मेंस, जो स्कूल के बाद कन्वर्ट होते हैं सिर्फ एक गोल में, एक अच्छी जॉब, जिसको पाना, उसके लिए दिन रात मेहनत करना बेशक खराब नहीं है, पर उसके पीछे चलती फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की एग्जांपल्स, लोगों से कंपटीशन और कुछ ना अचीव कर पाने का डर, ये खराब है। क्योंकि सोच के देखो ना, शिवम के केस में अगर वो अपनी इंजीनियरिंग में फेल भी हो जाता, उसके पेरेंट्स के लाखों वेस्ट भी हो जाते, तो क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसके लिए वो अपनी लाइफ खत्म कर दे? ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना सोसाइटी की वजह से हमारे दिमाग को लगने लग जाता है। और सिर्फ एकेडमिक प्रेशर ही नहीं, एक इंडियन स्टडी के अकॉर्डिंग अराउंड 72% स्टूडेंट्स कभी ना कभी बॉडी शेमिंग फेस करते हैं। मतलब फेस की वजह से, बॉडी टाइप की वजह से, अपने बालों की वजह से खराब फील करना। एक फॉरेन रिसर्च ने यह बताया कि लगभग 90% यंगस्टर्स सोशल कंपैरिजन की वजह से खुद को नेगेटिवली देखते हैं और ओवरऑल लाइफ में अनसेटिस्फाइड फील करते हैं। ये सारे एक्सपीरियंसेस मिलकर बनाते हैं पर्सन विद लो सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक एंग्शियस पर्सनैलिटी और कांस्टेंट मेंटल स्ट्रेस। अगर एक बार के लिए आप सोचो कि जो ये स्कूलिंग जर्नी है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं या हमारी फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सब वो चीजें हैं जो पास्ट में हमारे साथ हुई होती हैं और टाइम के साथ साथ बहुत लोग इसके साथ एक समझौता कर लेते हैं। पर इन सब के अलावा एक और ऐसी चीज है जो दुनिया में हर इंसान की लाइफ में है, जिससे चाहकर भी कोई भाग नहीं सकता और जो सिर्फ पास तक नहीं बल्कि पूरी लाइफ हमारे साथ रहती है, जिसको लेकर खराब एक्सपीरियंसेस सिर्फ एडल्ट एज तक नहीं बल्कि पूरी लाइफ आपको अफेक्ट करते रहते हैं। मतलब अटैचमेंट ट्रॉमा। रिलेशनशिप्स और अटैचमेंट्स को लेकर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक 60 साल पुरानी एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो मिली। इसे 1965 में शूट किया गया था, जब कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कुछ स्पेसिफिक बच्चों पर एक स्टडी कंडक्ट करी थी। तो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट ने ना उन बच्चों को बिठाया जो अच्छी फैमिलीज के साथ ग्रो हुए थे, जिन बच्चों को प्रॉपर केयर और अटेंशन मिली थी। तो एक बच्चे के सामने कुछ बेसिक ब्लॉक्स रख दिए। रूम जो था ना वो एक्सपेरिमेंटर्स से भरा था, बट फिर भी जो बच्चा है ना उसका पूरा ध्यान ब्लॉक्स पे था। वो उनके साथ खेल रहा था, एक से दूसरे हाथ में लेके जा रहा था, कभी ब्लॉक को मुंह में डाल रहा था, जो ऑब्वियसली सब बच्चे करते हैं। और यही चीज बाकी बच्चों ने भी किया। अब इस एक्सपेरिमेंट के सेकंड पार्ट में साइकोलॉजिस्ट उन बच्चों को लेके आए जो किसी ना किसी वजह से या तो किसी ऑर्फनेज में पल रहे थे या फिर पेरेंटिंग से दूर थे। अब इन बच्चों के केस में किसी ने भी वो पैटर्न शो ही नहीं किए। ब्लॉक्स सामने थे पर बच्चों का ध्यान पूरी तरह से आसपास के एक्सपेरिमेंटर्स पर था। इवन जब एक एक्सपेरिमेंटर ने ब्लॉक्स को अरेंज कर दिया तो उनमें से एक बच्चे का ध्यान उसके हाथों पर था। कुछ ने तो ब्लॉक्स को टच भी नहीं किया, तो कुछ के हाथ में जब ब्लॉक्स दिए गए उन्होंने इंटरेस्ट ही शो नहीं किया। इनफैक्ट रिसर्चर्स ने यह भी नोट किया कि कुछ बच्चे तो ब्लॉक्स से खेलने की जगह उनसे एंग्शियस हो रहे थे, वो हैवीली ब्रीथ कर रहे थे, मतलब ब्लॉक्स को कंप्लीटली रेजिस्ट कर रहे थे। ओवरऑल इस पूरे एक्सपेरिमेंट ने एक टर्म कंक्लूड किया, इमोशनल डेप्रिवेशन। मतलब बचपन के वो एक्सपीरियंसेस जहां किसी को इमोशनल अटेंशन और केयर मिलनी चाहिए थी, जब उन्हें वो नहीं मिलती, उस वजह से वो लाइफ की बाकी चीजों में भी लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करने लग जाते हैं। और सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? जिन बच्चों पर यह स्टडी हुई थी वो 1 से 1.5 साल के थे और तब भी उनके सामने दिखती चीजों में इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी और हैप्पीनेस कितनी कम थी। अब सोच के देखो कि जो पूरे चाइल्डहुड और एडल्टहुड तक आते आते प्रॉपर केयर और अटेंशन को क्रेव करते हैं, उनका क्या? अब बेशक हम सबके पेरेंट्स हमें अपने अकॉर्डिंग इनफ लव और अफेक्शन देते ही हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि क्या वो वैसा ही होता है जैसा हमें चाहिए होता है। जैसे पेरेंट्स की तरफ से अप्रिसिएशन तो मिला, लेकिन सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने पर। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन ये डेफिनेशन बना लेता है कि मम्मी पापा मुझसे तब खुश होंगे जब मैं कुछ अचीव करूंगा। और यही रीजन बनता है कि एडल्ट रिलेशंस में जब आप खुद के गलत ना होने पर भी ओवर परफॉर्म करते जाते हो, सिर्फ इस थॉट से कि शायद मुझ में ही कमी है। या फिर कई बार रोने पे या इमोशनल होने पर हमें डांट दिया जाता है, तो ये बिलीफ बन जाता है कि अगर मैंने अपने इमोशंस किसी को बता दिए
तो मैं कमजोर लगूंगा। और एडल्ट एज में यही रीजन बन जाता है कि क्यों आप अपने इनर इमोशंस अपने ही पार्टनर से शेयर नहीं कर पाते। और सिर्फ पेरेंट्स तक ही नहीं, अगर बचपन में बाकी दोस्तों से भी रिलेशंस अच्छे नहीं बना पाए तो यही रीजन बनता है 20s में रिलेशंस को और ज्यादा क्रेव करने का, सबके फेवरेट बनने का और सबका ट्रस्ट जीतने में लगे रहने का। अब हम वीडियो के उस पार्ट में आ गए हैं जहां पे हम ये समझेंगे कि आज आपकी जो भी पर्सनैलिटी है उसके पीछे आपका पास्ट कैसे रिस्पॉन्सिबल है। आप उन हैंड ब्रेक्स को पहचान पाओगे जिन्होंने आपकी स्पीड को स्लो किया हुआ है और उनको रिलीज कर पाओगे। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे, 3 स्टेप्स दूंगा कैसे आप अपने पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और ट्रॉमा से डील कर सकते हो, उनको हील कर सकते हो, और मैंने कैसे किया। मैं अपनी एग्जांपल भी शेयर करूंगा। 3 स्टेप्स हैं, 3 R's है अपने पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से डील करने के या अपने पास्ट के ट्रॉमा से डील करने के। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमें पता तो होना चाहिए, हमें समझ तो होनी चाहिए कि कौन सी वो पास्ट की चीजें जो हमें रोक रही हैं। सो फर्स्ट R इज रियलाइज करना, समझना, आइडेंटिफाई करना। 2 तरीके जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो। उन मोमेंट्स को नोटिस करो जिन पे आप ओवर रिएक्ट करते हो। कौन सी ऐसी चीजें जिसमें आप ओवर रिएक्ट कर जाते हो, और दूसरा उन पैटर्न्स को नोटिस करो जो आप रिपीट करते हो। दोनों एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप नोटिस करते हो कि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है ना तो मेरा रिएक्शन बहुत अलग होता है। मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ, बहुत कंफ्यूज होता हूँ, या डिसीजन लेने वक्त बहुत नर्वसनेस होती रहती है। मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या चाहिए, मेरे को क्लैरिटी नहीं होती। आपने ये ऑब्जर्व किया, अब सवाल करने की कोशिश करो, पूछने की कोशिश करो, मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ, क्यों ये बार बार मेरे साथ होता है, क्यों मैं हर बार स्ट्रगल करता हूँ, क्या इसका मेरे पास्ट के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है? हो सकता है बचपन में जब भी मैं कोई डिसीजन लेने की कोशिश करता था या अपना ओपिनियन रखता था या अपने लिए कोई बात रखता था तो मुझे आगे से मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स बोल देते थे कि बड़ों के साथ बहस मत कर, मुझे पता है तेरे लिए क्या सही है। अगर इसे मेरे घर में रहना है, मेरा कमाया हुआ खाना है, पहनना है, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। मेरे करियर, मेरे कपड़े, मेरे लाइफ के डिसीजंस में सामने वाले ने स्पेस ही नहीं रखी चॉइस की, स्पेस ही नहीं रखी गलती करने की। हमें पता है तेरे लिए क्या सही है, जिससे वो डिसीजन मेकिंग की पावर कभी डेवलप ही नहीं हुई। आज डिसीजन लेने वक्त नर्वसनेस होती है, डिपेंडेंट रहे हम अपने डिसीजंस के लिए दूसरों पे, डर लगा खुद से डिसीजन लेने पे, क्योंकि जब भी खुद से डिसाइड किया सामने से डांट पड़ी, नेगेटिव इमोशंस मिली, फियर मिला, हेट मिला। एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरी वर्कशॉप में एक पार्टिसिपेंट था जिसने कहा कि मुझे फेलियर का बहुत डर लगता है, कोई गलती हो जाती है तो मैं खुद को लेके बहुत क्रिटिकल होता हूँ कि यार मैं कैसे गलती कर सकता हूँ, मेरे से ऐसे कैसा हो जाता है, बहुत डर लगता है गलती करने से। एंड जब उसने ये क्वेश्चन किया तो बहुत लोगों ने कहा कि ये हमारी भी प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत बार ना जब आप इसके अंदर घुसोगे तो आपको नजर आएगा ये बचपन से लिंक्ड। और कॉमन प्रॉब्लम पता है क्यों है? क्योंकि ये बचपन में तकरीबन सबके साथ हुआ होता है। अच्छे मार्क्स प्यार, गलती करी नाराजगी। जब स्पोर्ट्स में अच्छा किया, एग्जाम में अच्छा किया या बिहेव अच्छा किया तो पेरेंट्स ने खूब सारा प्यार दिया। तो प्यार जो था ना वो इमोशनल चीज नहीं लगी, वो कंडीशनल चीज लगी। जब कुछ सही करते हैं प्यार मिलता है, गलत करते हैं नहीं मिलता। जब कुछ अच्छा अचीव किया प्यार मिला, नहीं किया नहीं मिला। तो क्या मिला? फेल होने का डर, क्योंकि प्यार तो सिर्फ सक्सेसफुल होने पे मिलता है। तो जो वर्थ है ना मेरी, जो मेरी इमोशंस है, वो जुड़ गई अचीवमेंट के साथ। और फेलियर के साथ क्या जुड़ा? एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन। अब ये तो हो गया एक तरीका कि ये सोचना कहां मैं ओवर रिएक्ट कर जाता हूं, ओवर इमोशनल हो जाता हूं, कहां मैं ओवर सेंसिटिव। दूसरा है पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, कौन सी चीज मेरे साथ रिपीटेडली होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑब्जर्व करते हो कि यार मैं बार बार ना दूसरों से कंपेयर करके लो कॉन्फिडेंस फील करता हूँ। अपने से अच्छी तो इसकी लाइफ है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। या फिर बार बार कंपेयर करके जेलसी फील करता हूँ, वो सही कमाता है यार, मेरी इतनी इनकम नहीं है, अंदर से एक जेलसी फील करना। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे ना तो इसका भी चाइल्डहुड कनेक्शन निकलता है। कहाँ से आदत पड़ी ये कंपैरिजन से अच्छा बुरा फील करने की? कहाँ से आदत पड़ी कंपैरिजन को दिल पे लेने की? ऐसा पैदा तो नहीं हुए ना हम कंपैरिजन लेके। ये भी कहीं ना कहीं टीचर ने कर दिया या पेरेंट्स ने कर दिया, वो भी अनजान है, उनको भी नहीं आइडिया था इनका क्या इम्पैक्ट होता है। उन्होंने भी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी ना। जब फादर ने कह दिया कि देख वो टिपिकल शर्मा जी का बेटा टॉप कर गया, बस मैथ्स में सिर्फ 92 आउट ऑफ 100। शर्मा जी के बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखा है, सब में 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं उसे। या फिर टीचर ने कह दिया उसको देख तू कितना मोटा हो गया, भाग ही नहीं पा रहा, वो देख कितना अच्छा भाग रहा है। ये जो फ्रीक्वेंट कंपैरिजन है कि सामने वाला गुड तुम बैड, सामने वाला गुड तुम बैड, और वो कंपैरिजन के साथ जो नेगेटिव फीलिंग जुड़ जाती है वो यहाँ जेलसी बन जाती है, बड़े होकर यहाँ लो कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो आप कितना भी अचीव कर रहे हो, कितना भी अच्छा कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ कंपैरिजन ढूंढोगे और बुरा फील करोगे या जेलसी फील करोगे। मेरी एक क्लाइंट थी जो मेरे से 1-to-1 कोचिंग ले रही थी और उनका एक क्वेश्चन था कि
हर बार जब भी मैं रिलेशन में गई, मुझे जो पार्टनर मिला हमेशा वो बहुत डोमिनेंट रहा, हमेशा उसकी चली, राइट। मैं हमेशा प्लीज करती रही और शुरू में कोई सही भी होता है, बट रिलेशन ऐसे मोड़ ले लेता है कि अल्टीमेटली मैं प्लीज कर रही होती हूँ और सामने वाले की चल रही होती, सामने वाला रिलेशन को डोमिनेट कर रहा होता है। जब हम बैठे, जब हमने लेयर्स को अनफोल्ड करने की कोशिश करी, अगेन चाइल्डहुड ही आया। पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बचपन में बहुत स्ट्रिक्टनेस रही है। लेकिन मुझे फैक्ट्री में काम नहीं करना। तुमसे पूछा कोई? पूछा कोई? डोंट आर्ग्यू विद एल्डर्स, बहुत क्लियर था। हमें पता है तेरे लिए क्या बेस्ट है, तुम्हें हमारी सुननी पड़ेगी। जब जब माना पेरेंट्स का तो प्यार मिला, जब जब नहीं माना तो प्यार नहीं मिला। तो आदत पड़ गई कि सामने वाले की वजह से रिलेशन में प्यार होगा, सामने वाले की चलेगी तो प्यार होगा, सामने वाले को पता है मैं कहाँ पे मुझे प्यार मिलना है। अगर मैंने माना मुझे प्यार मिलेगा, अगर मैंने नहीं माना मैं अकेले रह जाऊंगी। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 12 से ज्यादा साल हो गए वर्कशॉप्स करते हुए, 1-to-1 कोचिंग्स करते हुए, कई लोगों की लाइफ को समझा है, अनलॉक किया, डीकोड किया है। ये जो सिर्फ रियलाइज करना है ना, जब सिर्फ ये समझ आता है कि मैं जो हूं क्यों हूं, ये अवेयरनेस, इससे ही बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाता है। ये पता चल जाना कि ओ, मेरी ये नेचर, मेरी ये पर्सनैलिटी के पीछे एक कारण है, आज मैंने कारण को समझ लिया है। यही एक बहुत बड़ी यूफोरिया मोमेंट है। और यहां से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो है रिलीज। बहुत लोग जो मेरे पास आते हैं ना, अभी मैंने कुछ बोला भी नहीं होता, अभी सोल्यूशन भी नहीं दिया होता, सिर्फ शेयर करने से, सिर्फ अपनी बात को एक्सप्रेस करने से, सिर्फ ये समझने से कि हाँ ये सब मेरे साथ हुआ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा बचपन था, या फिर ये मेरे क्लासमेट्स ने मेरे साथ किया। आई ऑल्सो रिमेंबर अ केस जहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट था। वो भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है और बहुत लोगों के साथ होता है। बचपन में मोलेस्ट कर दिया गया, बट वो अंदर भरा रहता है। बहुत बार जब हम शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, हम लाइट फील करते हैं। सो इसलिए रिलीज करना बहुत जरूरी है। जो अंदर दबा हुआ है, जो ढक्कन बंद और सोडा अंदर बॉटल में खट 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 कर रहा है, वो रिलीज करना बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल याद आ गई, एक लड़की जिसको ओवरवेट की वजह से, उसके मोटापे की वजह से स्कूल में बहुत मजाक उड़ाया गया और उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। उसको मैंने एक चीज करने को बोला कि एक लेटर लिख उन लड़कों को, उन लड़कियों को जिन्होंने तुझे मजाक उड़ाया, पूरी लेटर लिख। और वो लेटर कभी भेजनी भी नहीं थी, पर वो लेटर लिख के उसने समझा कि तुम बच्चे थे, तुम्हें भी समझ नहीं थी, मैं बच्ची थी, मुझे भी समझ नहीं थी, तुमने मजाक करने वक्त नहीं सोचा, मैंने दिल पे लेने वक्त नहीं सोचा। जब वो सब लिख दिया, अपना गुस्सा भी निकाला, अपना फॉरगिवनेस भी निकाली, और चीजें बेटर हुई, राइट। अभी हम थर्ड स्टेप पे आएंगे जो बहुत जरूरी है, बट जो अंदर भरा है उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। लिख के कर सकते हो, बोल के कर सकते हो, रो के कर सकते हो, नाच के कर सकते हो, फोन का रिकॉर्डर ऑन करो और बोलते जाओ, फोन का कैमरा ऑन करो और बोलते जाओ, रिलीज इट। थर्ड स्टेप है रीवायर। अब ये देखो कि अगर एक कोडिंग पुरानी है, सिस्टम पुराना है, तो कोई नई चीज भी आएगी ना, वो पुराने पैटर्न में चले जाएगी। और यही होता है हमारे साथ। एक्सप्लेन करता हूँ, एक वर्ड बोलता हूँ, कुछ लाइव करते हैं आपके साथ। मैं एक वर्ड बोलूंगा, कोई चीज बोलूंगा, आप उसको अपनी आंखों के आगे लेके आना, आंखें बंद करनी हो बंद कर लेना। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल के बारे में सोचो, एप्पल को फील करो, आंखें बंद करके एप्पल के बारे में सोचो। अब मेरा क्विक सवाल आप सबसे कि जब मैंने एप्पल बोला, आपकी आंखों के आगे क्या आया? बहुत नेचुरल सी बात है, एक सेब आया, एक एप्पल आया। किस कलर का आया? फॉर श्योर रेड कलर का आया होगा, राइट। लाल के शेड्स में ही एप्पल आया होगा। जैसा एप्पल आपने हमेशा देखा, एप्पल के बारे में जो मेमोरीज लिंक्ड है, एप्पल का जो कलर आपके ब्रेन के अंदर लिंक्ड है, जैसा एप्पल बचपन से देखते आए हो वही तो आएगा, नेचुरल है। एप्पल मतलब लाल एप्पल। अब मैं आपको कहता हूँ, ओके गुड 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 गुड, अब उसी एप्पल को ब्लैक कलर में इमेजिन करो, आंखें बंद कर लो और एप्पल ब्लैक कर दो। इजी, सब कर पाए होंगे। एप्पल बोलने पे रेड आया, लेकिन अगर हिमीश ने कहा एप्पल को ब्लैक कर दो तो आप ब्लैक कर पाए। नेचुरल डिफॉल्ट जो सालों से चला आया है, नेचुरल तो वही आएगा जिसके लिए ब्रेन ट्रेंड है, ब्रेन वही थॉट जनरेट करेगा, उसी पैटर्न पे जाओगे। लेकिन अगर चाहे तो पैटर्न बदल सकते हैं, चाहे तो सेब को काला कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। नेचुरल डिफॉल्ट, उसको एक सोचने का तरीका पता है, वो ट्रेंड है ओवर द ईयर्स, वो वही जाता है। पर हम चाहे तो दिमाग को नया सोचने का तरीका सिखा सकते हैं। ये टाइम है ब्रेन को दोबारा ट्रेन करने का, उसको बताना क्या फील करना है, किस बात पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसी को कहते हैं रीवायरिंग। सो हमें ना स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस के साथ अपने पुराने बिलीव्स को बदलना है नए बिलीव्स के साथ। ये जैसे जैसे आप करते जाओगे लाइफ चेंज होती जाएगी धीरे धीरे। एवरी डे इफ यू विल डू इट, एवरी डे यू विल फील द डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोडिंग हुई, आपने समझ लिया कि प्यार मेरे लिए मतलब है
या तो तू वो कंट्रोल करेगा या मैं कंट्रोल करता हूँ, इस तरह का मीनिंग बन चुका है। तो उसका मीनिंग बदलना होगा। प्यार मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना। अगर बचपन में ऐसी चीजें हो गई टीचर की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, दोस्तों की वजह से कि गलती का मतलब हो गया पनिशमेंट, भाई गलती हो गई तो गड़बड़ हो गई, तो चेंज करो ना। गलती का मतलब है सीखना। अगर समझ लिया कि कंपैरिजन के साथ मैं हमेशा कॉन्फिडेंस खराब करता हूँ या कंपैरिजन की वजह से मैं हमेशा जेलस फील करती हूँ, तो रीवायर करो कि यस, कंपैरिजन से इंस्पिरेशन भी हो सकती है। कंपैरिजन से ये भी हो सकता है कि गुड, मैंने बहुत कुछ किया है, सामने वाले से कुछ सीखा जा सकता है। बस कंपैरिजन का इतना रोल भी हो सकता है। सेम चीज पे अपना रिस्पॉन्स अपडेट करना है। करने के कई तरीके हैं और कुछ दिन लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्यार की कमी रही है, खुद के साथ हमेशा हेटेड रहा है, खुद पे बड़ा क्रिटिकल रहे हो, गलतियों पे खुद को खूब डांटा है, तो बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है। रोज कुछ समय निकाल के मिरर के आगे खड़े होकर खुद से बात करो। अब खुद को जज नहीं करना, खुद को कोच करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जज बनना मत करो। ए तूने क्या कर दिया, कोच बनो। तूने ये क्यों किया, क्या उसका कारण है पास्ट का, अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट आईने में बात ही कर लोगे ना, आंखों में आंखें डाल के, क्या आई एम प्राउड ऑफ यू, तूने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया है, तूने बहुत कुछ अचीव किया है। कुछ कारण है तेरे पास्ट के जिनकी वजह से ये हुआ, उनको तूने रियलाइज किया है, तूने रिलीज किया है, और अब तू रीवायर कर। अब तू नए मीनिंग्स बना, विजुअलाइज कर सकते हो, आंखें बंद करके खुद को इमेजिन कर सकते हो, वो कॉन्फिडेंट पर्सन, या वो रिस्क टेकर, या वो एक्शन टेकर, या वो रिलेशनशिप जिसमें आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, रिस्पेक्ट ले रहे हो। ये सब कुछ आपके ब्रेन को रीवायर करता है। अफर्म कर सकते हो, मतलब वो लाइंस बोल सकते हो जो बार बार आपको रिमाइंडर दें। एक और चीज जो रीवायरिंग में बहुत हेल्प करती है वो आपका एनवायरनमेंट। क्या चीजें आपके आसपास है। छोटी सी बात बताता हूँ, फोन का फीड बताता है कि तुम किस तरह की वायरिंग कर रहे हो, किस तरह के क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हो, किस तरह की बुक्स पढ़ रहे हो, किस तरह की वेब सीरीज देख रहे हो, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आपके सोशल मीडिया एल्गोरिदम पे क्या चल रहा है, आपके रूम का एनवायरनमेंट क्या है, सामने पोस्टर कैसा लगा हुआ है, शेल्फ पे बुक कैसी पड़ी हुई है। ये सब जब अपलिफ्टिंग होगा, पॉजिटिव होगा, जो आप नए मीनिंग्स बनाना चाहते हो उससे लिंक्ड होगा, जिस तरह की पर्सनैलिटी बनना चाहते हो उससे लिंक्ड होगा, तो पास्ट के सारे वो जो लाल एप्पल है ना, वो पर्पल, ब्लैक, ऑरेंज, जिस तरह के एप्पल को बनाना चाहते हो बन जाएगा। मैं अपनी एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। मैंने 1-2 वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आपको मेरी स्टोरी पता हो, नहीं पता तो एक क्विक थॉट बता देता हूँ। एक टाइम था जब फैमिली के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। फैमिली के ऊपर करोड़ों का कर्ज था, हम रोड पे थे, मुझे पता नहीं था मेरे पेरेंट्स अलाइव हैं या नहीं है। मैं नाना नानी के पास रहता था। तो उस टाइम पे एक बच्चा हेल्पलेस होता है, 12-13 साल का बच्चा, कुछ नहीं कर सकता, बट नोटिस हर चीज कर रहा है। नोटिस कर रहा है कि मुझे पता ही नहीं मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, जिंदा हैं कि नहीं है। नाना नानी की बातें सुनता था, वो घबराए हुए थे, सर पे कर्जा था, केसेस थे, कई सारी चीजें थी, और इन सब लीगल चीजें, पुलिस की चीजें, फैमिली की चीजें, पॉवर्टी, गरीबी की चीजें और पेरेंट्स के लिए प्यार, इस सब में मैं एक ही चीज करता था, सोचता रहता था, हर वक्त सोचता रहता था। एंड यहाँ से एक ओवर थिंकिंग की हैबिट बनी। जब भी बात पैसे की आती है, ओवर थिंकिंग। जब भी बात रिलेशंस की आती है, ओवर थिंकिंग। तो ये चीजों ने बहुत बड़ा ओवर थिंकर बना दिया। कुछ टॉपिक्स पे मेरी थिंकिंग ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर केयरफुल होने की बन गई। जब मैं इस फील्ड में आया, मैंने अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया, मैंने अपने पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को समझा। सबसे पहले रियलाइज किया, ओ मैं इसलिए ऐसा हूं। कंफ्यूजन खत्म, रिलीज करना शुरू किया, लंबी सांस लेनी शुरू करी जब भी ओवर थिंकिंग हुई कि नहीं, इसके पीछे एक कारण है, मेरा एक पास्ट है। इसके ऊपर बार बार इसको सोच सोच के रिलीज किया एंड खुद को रीवायर किया। जब भी मैंने देखा हुआ तेरी थॉट्स की ट्रेन शुरू हो गई है, होल्ड, आईने के सामने खड़ा हुआ, लंबी सांस ली, खुद को याद कराया कि बेटा ना पास्ट सच है, वो बीत चुका, ना फ्यूचर सच है जिसकी तू टेंशन ले रहा है, वो इमेजिनेशन है। तेरे पास एक ही चीज है, प्रेजेंट। मेडिटेशन शुरू करी, इस तरह की वीडियोस देखनी शुरू करी जो मेडिटेशन की बात करती हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं। तो खुद के माइंड को स्टेबल करना शुरू किया। अब दिमाग जब भागता है तो पॉजिटिवली भागता है, कंस्ट्रक्टिव तरीके से भागता है, और नेगेटिव चीजों में बहुत कम, बहुत रेयर भागता है। एक अपना पैटर्न भी शेयर करता हूं। मैंने शायद किसी एक पॉडकास्ट में किसी के चैनल पे गया था, वहां पे बताया था। ये बड़ी डिफरेंट सी चीज है और ये आई एम श्योर सब रिलेट नहीं कर सकते, सबके साथ नहीं होती होगी, लेकिन आप अपने तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो। जब भी मैं कोई गाड़ी चला रहा हूँ और आगे पुलिस खड़ी है तो मेरी टांगें कांपनी शुरू हो जाती थी। पास्ट की बात है, अब नहीं होती। मेरी टांगें कांपनी शुरू हो जाती थी, मेरी सांस तेज होनी शुरू हो जाती थी। ये कई साल तक चला। मेरे कागज पूरे हैं, मैंने कोई गलत चीज नहीं करी, ना मैं कभी ड्रिंक एंड ड्राइव करता हूँ, ना मैं कोई इस तरह की चीज करता हूँ। एवरीथिंग इज सेफ एंड लीगल। फिर भी ये क्यों होता है? जब मैंने इस चीज को, पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि यार हर बार ना तू घबराता है पुलिस देख के, घबराने वाली कौन सी बात होती है। तो मेरा पास्ट का पैटर्न निकला कि बचपन में जब हमारे साथ बहुत कुछ गलत किया गया तो उसमें पुलिस का बहुत गलत रोल था। किसी ने पुलिस को खरीदा था और हमारे साथ बहुत कुछ बुरा किया था, और ये डर लगा रहता था कि कब क्या होगा। पुलिस से बहुत बड़ा डर बचपन में बन गया था, बहुत तंग किया था पुलिस ने, जिस वजह से चाहे सामने ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है लेकिन पुलिस है
तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है। और वो रिएक्शन कई सालों तक मेरे साथ रहा। मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं करियर में स्टेब्लिश हो चुका हूँ, मैं फाइनेंशियली बेटर हो चुका हूँ, मेरे कागज पूरे हैं, फिर भी वो डर ऑटोमेटिकली बॉडी रिएक्ट करती है। जब इस चीज को समझा तो बहुत हेल्प मेरी वाइफ गुंजन ने करी, जो गाड़ी में साथ बैठी होती थी और मुझे उसी वक्त वो चीज को रियलाइज कराने में, रिलीज करने में हेल्प करती थी कि तेरे कागज पूरे है, तेरा सब कुछ पूरा है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एंड अपने आप को रीवायर करना शुरू किया कि नहीं, आई विल फेस इट विद ऑल कॉन्फिडेंस, यू नो, क्या गलत है। तो वो सिर्फ रियलाइजेशन, वो सिर्फ अवेयरनेस कि क्या है, क्या एक्सट्रीम होने वाला है, वो रोकेंगे, जबरदस्ती कुछ निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5,500 रुपए समथिंग लाइक दिस का फाइन हो जाएगा। बट मुझे इस ट्रॉमा से तो निकलना है। एंड ऑफ कोर्स आज तक किसी ने कोई फाइन क्यों लगाना था, आज तक कुछ गलत किया नहीं। बट सिर्फ ये रियलाइजेशन, सिर्फ ये एक्सेप्टेंस, ये समझना कि इसका लिंक मेरे पास से है और खुद को प्रिपेयर करना कि यस आई एम रेडी, और आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर जाते हो, अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ओवरकम कर जाते हो। हैविंग सेड दैट, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इस वीडियो की इंटेंशन ये है कि अगर आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पास्ट के आपकी हैंड ब्रेक बने हुए हैं तो आप उनको रिलीज कर पाओ, अपनी स्पीड बढ़ा पाओ, अपनी लाइफ में फुलफिल करके जी पाओ। पर कुछ केसेस हो सकते हैं जहां आपको लगे कि यस, मुझे पता तो है मेरे साथ कुछ गलत है, मुझे पता है मेरे पास्ट का क्या असर है, पर मैं उससे डील नहीं कर पा रहा, और आपने पूरी कोशिश कर ली, आपको लग रहा है कि यस, केस काफी सेंसिटिव है, क्रिटिकल है, आपके बस की नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है ऐसे केस में किसी एक्सपर्ट के पास जाने का। बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं इस चीज में, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो इस तरह की थेरेपीज में एक्सपर्ट होते हैं, आप उनके पास जा सकते हो अगर आपको लगे केस एक्सट्रीम है। बट मेजॉरिटी केसेस में आई एम श्योर कि अगर हम यहाँ हैं तो यहाँ तो पहुंच जाएंगे, अपने पास्ट को समझेंगे तो बहुत कुछ फ्यूचर का इंप्रूव कर पाएंगे। सो हर वीडियो की तरह इस वीडियो की भी यही कोशिश थी, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, आप अपने सपने जी पाओ, वो जिंदगी जी पाओ जो आप जीना चाहते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।